Hello guys, again most welcome on your own channel सृष्टि मैथ्स पॉइंट। गाइस आज के वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT से चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हम पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, चलिए वीडियो में आगे बढ़कर जान लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले आपको ये मेथड समझना कि मेथड है क्या। इसमें दो इक्वेशंस होंगी, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। हमें करना क्या है, इनमें से कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से कोई भी सेलेक्ट की जा सकती है और इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल लेनी होती है। जैसे अगर हमने इक्वेशन फर्स्ट सेलेक्ट की और इससे हमने x का वैल्यू फाइंड कर लिया y के टर्म में, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, c1 को उधर ले जाना पड़ेगा और b1y को उधर ले जाना पड़ेगा। तो ये c1 माइनस b1y, अभी तो ये रफली बस ऐसे ही समझ लो। और क्या करना पड़ेगा, x के कोफिशिएंट को इसके अपॉन में रखना पड़ेगा। अब इतना बढ़ाने लिखकर मैं यहाँ पर ऐसा लिख रहा हूँ कि मान लो कि x का वैल्यू p आया आपके पास, ये x का वैल्यू उठाकर आपको सेकंड इक्वेशन में डालना होता है। जैसे ही आप सेकंड इक्वेशन में डालते हैं तो स्टेप 2 में आपके पास y का वैल्यू आता है। जैसे ही ये वैल्यू, चूँकि ये y के टर्म में है, अब जैसे ही आप इसे यहाँ डालोगे इक्वेशन सेकंड में तो पूरी इक्वेशन y के फॉर्म में बन जाएगी और यहाँ से y का वैल्यू आपको मिल जाएगा। सपोज़ दैट आपको यहाँ y का वैल्यू क्यों मिला और यहाँ अभी कोई वैल्यू नहीं मिला, ये खुद एक वैल्यू है। तो आपको जो यहाँ से वैल्यू मिलेगा उसे आपको दोबारा यहाँ पुट करना है और यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। लाइक एज x का वैल्यू p अब मान लेते हैं। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर से समझ लो क्या करना होता है, दो इक्वेशंस दी होती हैं, दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। उनमें से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में फाइंड करना है और फिर उस वैल्यू को लेकर जाना है सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में जैसे ही वो वैल्यू डालेंगे उस वेरिएबल की जगह पर जिस वेरिएबल का आपने वैल्यू निकाला है, तो पूरी इक्वेशन 1 वेरिएबल में हो जाएगी। अभी ये 2 वेरिएबल में है। 1 वेरिएबल में इक्वेशन होते ही उस वेरिएबल का आपको वैल्यू मिल जाएगा। वो वैल्यू फिर से लेकर वापस जाना है जहाँ से आए थे, उसको इक्वेशन 1 में डाल देना है तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा या उस वेरिएबल का जो अभी आपको पता नहीं है। तो अब इसे समझते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट फर्स्ट है x प्लस y इक्वल्स टू 14। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। x माइनस y इक्वल्स टू 4। दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो सबसे पहले आपको जो भी इनमें से पसंद आ रही है उसे सेलेक्ट कर लो। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इक्वेशन सेकंड को। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन सेकंड से मैं x का वैल्यू y के टर्म में निकालने वाला हूँ। y का ट्रांसपोजिशन करके राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूँ। तो x इक्वल्स टू 4, इधर ये नेगेटिव है, इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। और इसको आप इक्वेशन थर्ड कह सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, पुट, या तो आप पुट लिख सकते हैं और सब्स्टिट्यूट लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूट
इन इक्वेशन जिससे आपने ये वैल्यू निकाला है उसको छोड़कर जो इक्वेशन बच रही है, जैसे 2 से निकाला है तो 1 बच रही है, 1 में आपको ये वैल्यू पुट कर देना है, पुट इन इक्वेशन 1। तो 1 में आ जाते हैं, जहाँ पर हमें दिख रहा है x वहाँ पे हम रखेंगे 4 + y, 4 + y + y = 14, 4 + 2y हो गए = 14, 2y = 14 - 4, 2y = 10, y = 10/2, दैट मीन्स 5। तो एक वैल्यू हमें मिल गया y = 5। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, जिससे भी आपने ये x का वैल्यू निकाला है उसमें आप इसे पुट करेंगे। तो y = 5 पुट इन इक्वेशन सेकंड। और इक्वेशन सेकंड में यहाँ पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इक्वेशन सेकंड को आपने इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है। तो आप इसी इक्वेशन में डालेंगे वैल्यू, x = होगा 4 + 5। वहाँ डाल लोगे तो प्रॉब्लम कुछ नहीं होने वाली, लेकिन यहाँ आसानी हो जाएगी बस, क्योंकि ये इक्वेशन भी आपने इसी से बनाई है, इसको भी आप इक्वेशन 2 ही कह सकते हैं। तो x = हो जाएगा 9। तो ये 2 वैल्यू हमें चाहिए थी। लास्ट में हम जब इसका कंक्लूजन के टाइप में आंसर लिखते हैं तो ऐसे दोनों को एक साथ लिखकर ब्रैकेट में बंद ज़रूर करते हैं। ब्रैकेट में बंद करने का एक अच्छा फ़ायदा ये है कि इससे इम्प्रेशन ज़्यादा अच्छा जाता है एग्ज़ामिनर के ऊपर। जब आप एग्ज़ाम में ऐसे बंद करके आंसर को चमका कर आते हैं तो कुछ अलग ही बात बनती है, क्योंकि वहाँ आपकी नोटबुक बोलती है, आप तो बोलते नहीं। तो इसलिए नोटबुक को बढ़िया ढंग से बनानी चाहिए। तो इस तरह होगा। नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 and part 2. Equations are given s minus t = 3, this is equation first, s upon 3 plus t upon 2 = 6, this is equation second। देखो बड़ा प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है ये। तो मैं पहले इक्वेशन फर्स्ट से फ्रॉम फर्स्ट s का वैल्यू t के टर्म में फाइंड कर रहा हूँ। t को उधर शिफ्ट कीजिए तो t उधर जाकर ऐड हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट x = 3 + t, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन सेकंड में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो s की जगह पर 3 + t आ जाएगा अपॉन 3 + t/2 = 6। और मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, 3 × 2 = 6, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी यहाँ भी होगी। तो 6 + 2t प्लस 3 की मल्टीप्लाई t के साथ करेंगे 3t = 6। और यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 6 के साथ करा दूँ तो 6 प्लस, और इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो 5t हो जाएगा यहाँ पर = 6, 6 × 36 हो जाएंगे। और यहाँ से 5t = होगा 36 - 6, और 5t = होगा 30, और t का वैल्यू आ जाएगा 30/5 यानी 6 आ जाएगा। t का वैल्यू 6 आ गया। अब ये जो t का वैल्यू है इसको हम अगेन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुट t = 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पुट नहीं करेंगे, अगर यहाँ हमने पुट किया तो फिर से हमें ट्रांसपोजिशंस करना पड़ेगा और कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो हमने पहले से ही ये काम कर रखा है, यहाँ पर हम इसको पुट कर देते हैं। तो s = हो जाएगा 3 + 6 = 9।
तो s इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। तो हम लास्ट में कंक्लूजन के तौर पर लिख देंगे हैंस s इक्वल्स टू 9 एंड t इक्वल्स टू 6। ये हमारे आंसर्स होंगे। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 देखते हैं। इक्वेशंस हैं 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। ओके, देखो वैसे यहाँ हमें देखने से लग रहा है, यहाँ अगर हम जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था a1/a2, b1/b2 और c1/c2 देखें तो तीनों इक्वल हैं। तीनों इक्वल होने का मतलब है ये कोइंसिडेंट लाइन है और इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो यहाँ हम इनको ऐसे सोल्व करेंगे, देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ से मैं 9x को यहीं पे रखते हुए 3y को दूसरी ओर भेज देता हूँ या शिफ्ट कर देता हूँ और इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ और 3 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई। ओके, और देखो यहाँ ना आप y का वैल्यू फाइंड करो। y का वैल्यू फाइंड होगा, इसको यहाँ लाकर 3x माइनस 3, ऊपर से ही y का वैल्यू फाइंड कर लेना आप। ठीक है, तो यहाँ अब x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। x का वैल्यू जितनी बार भी आप बदलोगे y का वैल्यू उतनी बार ही चेंज हो जाएगा, यानी इसके इनफाइनिट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन सेकंड से भी आया है एंड इक्वेशन फर्स्ट से भी यही आएगा। एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से भी y इक्वल्स टू 3x माइनस 3 आएगा। दोनों से सेम ही इक्वेशंस आ रही हैं, तो यहाँ लिखेंगे फॉर एनी वैल्यू, एनी तो नहीं लिखेंगे, लिखेंगे फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x, डिफरेंट वैल्यू ऑफ x y have different value। Hence there are infinite many solution exist। ओके, समझ आ गया ना कैसे करना था। चलिए अब सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 पार्ट 4। इक्वेशंस गिवन है 0.2x, 0.3y, 1.3, 0.4x, 0.5y इक्वल्स टू 2.3। इसे इक्वेशन फर्स्ट कहा, इसे सेकंड कह दिया। मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ इक्वेशंस। फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। इनको अगेन इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ हमने मान लिया है। अब दोनों में से कोई एक इक्वेशन लेनी है। मैं इक्वेशन 3 ले रहा हूँ। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 2x को यहीं रहने देता हूँ, 3y को
राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये 13 माइनस 3y हो जाएगा। और अब इस 2 को भी हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, और जो 2 है वो इसको डिवाइड करेगा आकर। ठीक है, अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 4 में। पुट इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में पहले 4x है, 4 को हम कुछ नहीं कहेंगे, x की जगह पर एक ब्रैकेट लगाएंगे और वहाँ पर 13 माइनस 3y बाई 2 रख देंगे। फिर प्लस 5y है, एज इट इज लिख दिया, इक्वल्स टू 23 एज इट इज लिख दिया। इस 2 से इस 4 को डिवाइड कर देंगे 2 टाइम, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 13 2 जा 26, 3 2 जा 6, प्लस 5y इक्वल्स टू 23। यहाँ बचेगा हमारे पास 26 माइनस वाई, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट होकर इक्वल्स टू 23। अब हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं y को, और 23 को इधर लाते हैं। 23 इधर पॉजिटिव है, इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, और y इधर पॉजिटिव है, जब मैं इसे उधर ले जाऊंगा तो ये इधर नेगेटिव है, उधर जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा, और y का वैल्यू हो जाएगा 3। ये y का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, ये जो हमने इक्वेशन 3 से ये वाली इक्वेशन बनाई थी, x का वैल्यू बनाया था। नाउ y इक्वल्स टू 3, पुट इन इक्वेशन 3, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू 3 बाई 2, x इक्वल्स टू होगा 30, 3 3 जाओगे 9। अब 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुए तो कितने बचे? 4, और 4 को 2 से डिवाइड किया तो x इक्वल्स टू 2 आ गया। तो हमारे वैल्यू आ गए x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। देखो भाई, इस अंडर रूट का भी इलाज करते हैं। √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। एक ना बहुत बढ़िया सी बात है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ गया ना, 4 ऑप्शन वाला, तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, इसे सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं। इस इक्वेशन में कहीं भी कांस्टेंट टर्म नहीं आया, जिसको हम c से डिनोट करते हैं, और ना इस इक्वेशन में कहीं कांस्टेंट टर्म आया। जिस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होता ना, वो इक्वेशंस ओरिजिन, उसकी जो इक्वेशन है, वो जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होती है, 0 0 से पास होती है। तो इसमें x और y दोनों का वैल्यू 0 0 आएगा जब आप इसको सोल्व करोगे। ऐसी कोई भी इक्वेशन आए, ज़रूरी नहीं ये अंडर रूट ही इसके साथ हो, अंडर रूट ना भी हो, कोई भी वेरिएबल बदल जाए, आपको बस ये देखना कि प्लस माइनस में कांस्टेंट टर्म है या नहीं है। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो, अगर 1 मार्क का है 0 0। अब देखो यहाँ से भी 0 0 ही बनने वाला है, लेकिन उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से लाने वाले हैं। तो देखो कैसे, मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0, और इस वाले टर्म को उधर शिफ्ट कर दें तो √8y बन जाएगा, और यहाँ से इस √3 को भी हटा दें, इसका ट्रांसपोजिशन करें तो ये राइट हैंड साइड में जाकर √8 को डिवाइड करेगा और इनटू में y आ जाएगा। ठीक है, इसको आप पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ √2 लिखा हुआ है, इसको तो एज इट इज लिखें, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, और x की जगह पर आप √8/√3 को पुट कर दें, इनटू y प्लस
√3y इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करें, इन दोनों रूट की मल्टीप्लाई करा दें 8 × 2 और इंटू में y लिख दूं प्लस √3 × √3 × y। अब यहाँ तो एक ही √3 था, एक कहाँ से आया वो आपको अब पता लगेगा। मैंने इस वाले √3 को एलसीएम लिया है, जब एलसीएम लिया है तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करानी पड़ेगी इक्वल्स टू 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊँ 0 के साथ, तो 0 के साथ तो जो भी टकराता है वो चूर चूर हो जाता है, तो ये भी जाकर उधर 0 ही हो जाएगा और 8 × 2 = 16 हो जाएंगे, प्लस यहाँ 3 आ जाएगा, √3 × √3 3 हो जाता है इक्वल्स टू 0। यहाँ 4 हो जाएगा, 4y + 3y इक्वल्स टू 0, 7y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0.7 और y इक्वल्स टू 0। y का वैल्यू कितना आया 0। इसको पुट कर दो इक्वेशन सेकंड में, y इक्वल्स टू 0 पुट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड ये लिखी हुई है, लेकिन इस इक्वेशन से आपने ये वाली इक्वेशन फाइंड की थी, तो आप यहाँ ने डालने की बजाय यहाँ वैल्यू डाल दो, क्योंकि ये आपने पहले ही ट्रांसपोजिशन करके रख रखी है इंटू 0, और 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई होता है तो वो भी आता है 0। तो हमने पाया कि सोल्व करने पे भी 0 0 आया। तो अगर 1 मार्क क्वेश्चन आया तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कांस्टेंट टर्म न होने की वजह से 0 0। ठीक है। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन है इसमें, इसका 6th पार्ट। इसको देखो, नॉर्मल इक्वेशन जैसा बनाएंगे जैसे हमने अभी तक नॉर्मल इक्वेशंस पढ़ी हैं, a1x + b1y + c1 = 0 के टाइप की। ये 3x/2 - 5y/3 इक्वल्स टू -2, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और x/3 + y/2 इक्वल्स टू 13/6 है, ये इक्वेशन सेकंड है। हम इनको सोल्व ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। अब वो कन्फ्यूजन हटाने के लिए आप जो डिनोमिनेटर देख रहे हो इस इक्वेशन में, इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका 3 है, तो दोनों का एलसीएम जो है उससे मल्टीप्लाई करा दो। अब दोनों का एलसीएम तो 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा, तो मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाई 6 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे ही इसे 6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2 से 6 डिवाइड होगा, 3 हो जाएगा ऊपर, और 3 3 हो जाएंगे 9, तो यहाँ 9x हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा, और यहाँ -12 हो जाएगा। इसको आप नेक्स्ट इक्वेशन थर्ड कह दीजिए, और यहाँ 2x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा इक्वल्स टू 13 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 4 कह दीजिए। अब इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लो, तो मैं यहाँ पर इक्वेशन 3 को सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3। इस 9x को रखता हूँ यहीं पे, 10x को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, 10x यहाँ पर नेगेटिव है, दूसरी साइड में जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये तो नेगेटिव ही रहेगा, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 10y - 12/2। अब इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 4 में। तो ये है हमारी इक्वेशन 4, और ये है x का वैल्यू जो हमें इसमें पुट करना है। यहाँ पर आना चाहिए 9, ठीक है, बाई मिस्टेक पीछे 2 लिखा गया होगा, बट यहाँ 9 आना चाहिए, आप सही कर लेना उसे भी। तो ये 2 × 10y - 12/9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13 हो जाएगा। इस 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं इसमें,
20y माइनस 24, और यहाँ पर देखो दो काम एक साथ करने वाला हूँ। 9 को एलसीएम भी ले लिया मैंने। अब 9 को एलसीएम ले लिया तो 9 की मल्टीप्लाई यहाँ 3 के साथ भी करानी पड़ेगी। तो 9 3 जा 27 हो गए, इंटू वाई इक्वल्स टू 13। अब देखो ये दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 47 हो जाएंगे, माइनस 24, और y भी आएगा इनके साथ में। और ये वाला जो 9 है ये मल्टीप्लाई होगा 13 के साथ, तो 13 इंटू 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 47y इक्वल्स टू 13 9 जा 117 होते हैं। ये इधर आकर ऐड हो जाएगा क्योंकि इधर ये नेगेटिव है, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। और 47y इक्वल्स टू होगा, इनको ऐड कर देते हैं, 7 और 4 11 हो गए, 2 और 1 3, और एक बोरो लिया था वो 4 हो गया, और ये 1 हो गया, तो 141 हो गया। y इक्वल्स टू 141/47। अब ये इससे 3 टाइम्स डिवाइड कर देगा। आप देख भी सकते हैं कि 47 इंटू अगर 3 करके देखें तो 3 7 जा 21, और 12 और 2 14 आ जाएगा। तो ये इसको 3 टाइम्स डिवाइड कर रहा है, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 3। अब ये y इक्वल्स टू 3 हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन थर्ड में यहाँ पर। तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 10 इंटू 3 माइनस 12/9। x इक्वल्स टू होगा 30 माइनस 12/9। x इक्वल्स टू होगा 18/9, और x इक्वल्स टू होगा 2। तो हमारे पास जो रिजल्ट है इस क्वेश्चन का वो इस तरह आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। ये होगा हमारे इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। समझ गए? चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने का एक सीधा सा तरीका ये है कि आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर सोल्व कर लो। वहाँ से जो x और y के वैल्यू आएंगे उन्हें यहाँ डाल दो, यहाँ से m का वैल्यू निकल जाएगा। देखो कैसे। क्वेश्चन 2, गिवन इक्वेशंस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। इक्वेशन फर्स्ट है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। इसको भी इक्वेशन सेकंड नहीं कहते, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो सकती है। तो x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 12, इसको इक्वेशन सेकंड कह देते हैं। और इसी इक्वेशन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x इक्वल्स टू, इस 2y को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, इधर ये माइनस है, उधर जाकर ये प्लस बन जाएगा और माइनस 12 अपनी जगह रहेगा। अब इसको हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आते हैं, 2 लिखा हुआ है एज इट इज लिख देते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, x की जगह पर डालते हैं 2y माइनस 12 को प्लस 3y इक्वल्स टू 11। यहाँ 4y हो जाएगा माइनस 24 प्लस 3y इक्वल्स टू 11। 4y और 3y ऐड होकर 7y हो गए। 24 उधर गया, 11 के साथ जाकर ऐड हो गया, 7y इक्वल्स टू हो गया 35। और यहाँ से हमें y का वैल्यू मिलेगा 5। y इक्वल्स टू 5 पुट इन इक्वेशन
सेकंड। इक्वेशन सेकंड में यहाँ डाल देते हैं ये वैल्यू, वी गेट x इक्वल्स टू 2 इंटू वाई की जगह पर 5 डाल देते हैं -12, x इक्वल्स टू 10 - 12, x इक्वल्स टू -2। अब हमारे पास x और y दोनों का वैल्यू है। नाउ वी हैव, और हमारे पास एक इक्वेशन भी है, वो इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस 3। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y दोनों का वैल्यू डाल देते हैं। y का वैल्यू है 5, m इंटू x का वैल्यू है -2 प्लस 3, और इस 3 को लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, 5 - 3 हो जाएगा, और यहाँ m इंटू -2 को एज इट इज रहने देते हैं। अब यहाँ हमारे पास 2 बच जाएंगे, और यहाँ m इंटू -2 हैं, और हम इस -2 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो m इक्वल्स टू हो जाएगा 2/-2, और यहाँ से m का वैल्यू आएगा -1। ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अब क्वेश्चन 3 है। देखो क्वेश्चन 3 में आपसे कहा फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी आपको लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, दी नहीं गई है आपको बनी बनाई। फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सिचुएशंस दी गई हैं। पहली सिचुएशन है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। 2 नंबर्स हैं, उनका डिफरेंस 26 दिया है। एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। दोनों का डिफरेंस है 26, और जो 1 नंबर है, पहला जो नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, तो हमें नंबर फाइंड करने हैं। ऐसी सिचुएशन जब भी आपके सामने होंगी, आपको शुरुआत हमेशा लास्ट वाली लाइन से कर देनी है। लास्ट वाली लाइन में फाइंड देम कहा गया है, तो सबसे पहले हमें नहीं पता कि वो नंबर्स हैं कौन से, तो हमें उन नंबर्स को कुछ मान लेना है, और हम उनको x और y मानकर चलते हैं। तो हम पहले लिखेंगे लेट द नंबर बी x एंड y रेस्पेक्टिवली। देन यहाँ पर दो कंडीशन होंगी। देन बाई कंडीशन फर्स्ट, फर्स्ट कंडीशन में आपको उनका डिफरेंस दिया है 26, तो आप लिख दो x - y इक्वल्स टू 26। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। एंड बाई कंडीशन सेकेंड, कंडीशन सेकंड में हमें कहा गया है 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। अगर 1 नंबर हमने x ले लिया है तो ये अदर नंबर y का 3 टाइम्स होगा, 3y लिख देंगे। दिस इज़ इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ तो ट्रांसपोजिशन पहले ही हुआ है, एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे के टर्म्स में पहली अवेलेबल है, तो हम सीधा पुट कर देते हैं इसे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में x को हटाकर वहाँ 3y रख देते हैं, -y इक्वल्स टू 26। यहाँ 2y आ जाएगा इक्वल्स टू 26, और y का वैल्यू
13 आ जाएगा। अब y का वैल्यू अगेन हम पुट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो x इक्वल्स टू होगा 3 इंटू वाई की जगह पर 13 डाल देते हैं, तो x इक्वल्स टू 39 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 39 एंड 13। और आप अपना आंसर बिना आंसर सीट देखे चेक कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आंसर सीट होगी नहीं। तो आंसर कैसे चेक करना है, ये देखो, इनका डिफरेंस जो है ना 26 होना चाहिए। तो आप इनका डिफरेंस देख लो 26 आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर आप सेकंड कंडीशन देख सकते हो, x का वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ y होना चाहिए। तो आप देख लीजिए 13 3 39 होते हैं या नहीं होते हैं। तो आप आंसर भी अपने आप चेक कर सकते हैं बिना आंसर सीट के। और ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में, और लिखकर इसको ऐसे अगर ब्रैकेट में बंद कर दोगे स्केल की मदद लेकर, ऐसे तो हाथ से थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो स्केल की मदद लेकर अगर आप इसे ब्रैकेट में बंद करके आओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आया समझ में। अब आपको सिचुएशंस बनानी है, इक्वेशंस बनानी है और उन्हें सोल्व भी करना है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज, फाइंड देम। देखो, दो एंगल है हमारे पास, एक लार्जर है और एक उससे स्मॉल है, लेकिन दोनों सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री मीन्स दोनों का सम 180 है। सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम 180 होता है, और कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल है, दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आपने उन एंगल्स को ए बी या फिर एक्स वाई लेट किया तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 होगा। और सेकंड कंडीशन क्या है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्रीज एक्सीड है। तो ये कंडीशन कैसे बनेगी, देखो। अब सबसे पहले हमें उन एंगल्स को कुछ कहना होगा, तो मैं यहाँ पर ऐसा कह देता हूँ, लेट द रिक्वायर्ड एंगल्स बी एक्स एंड वाई, वेयर हमें ये भी बताना पड़ेगा कि इन एंगल्स में से ग्रेटर कौन सा लिया है आपने और स्मॉलर कौन सा लिया है। तो मैंने x को ग्रेटर माना है और y को स्मॉलर माना है। देन सिंस द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अब सप्लीमेंट्री का मीन्स है x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड बाई गिवन कंडीशन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो ग्रेटर या लार्जर एंगल है x, वो स्मॉलर एंगल y से 18 डिग्री एक्सीड्स है। अगर एक्सीड वर्ड कहीं होगा तो समझ लो आपको ऐड करना है, और अगर कहीं पर डिक्रीज आएगा तो समझ लो आपको डिक्रीज आएगा या लेस आएगा तो समझ लो आपको सबट्रैक्ट करना है। तो ये बन गई इक्वेशन सेकंड। क्या बताया, एक्सीड के लिए क्या करना है, एक्सीड के लिए
प्लस करना है और डिक्रीज के लिए माइनस करना है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखो, हमें इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर सोल्व करना है। तो हम सीधा ही इक्वेशन सेकंड से x का वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x को हटाकर y + 18 रख दीजिए, प्लस y एज इट इज आएगा, इक्वल्स टू 180 भी एज इट इज आएगा। यहाँ हो जाएंगे 2y और इस 18 को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो 180 - 18 आएगा। 2y = हो जाएगा 62, y = आएगा 62/2, y = आएगा सर 162 आएगा, 162 माइनस कर दो। यस 162, और आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 81 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप पुट कर दो इक्वेशन सेकंड में। पुट इन इक्वेशन सेकंड, लेकिन क्या पुट किया है, y = 81। तो x = हमें मिलेगा 81 + 18, x = मिलेगा 99। ठीक है, अब आप अपना आंसर कैसे चेक करेंगे, सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके लिए आपको इन दोनों को ऐड करना है और ऐड करके आंसर 180 आना चाहिए। हाँ 180 आना चाहिए। तो यहाँ 10 हो गया और यहाँ 18 हो गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। यही हमारे रिक्वायर्ड एंगल्स हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका, क्वेश्चन 3 का। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800. लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. हमें शुरुआत करनी है इस वाली लाइन से। लेट द कॉस्ट ऑफ each bat and each ball are respectively x and y. Let the cost of each ball and each bat are respectively x and y. Then by condition first. अब क्वेश्चन की जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें हमें बोला है कि 7 बैट्स हैं और 6 बॉल है। एक बैट हम x रुपये में बाई कर रहे हैं, तो 7 बैट्स को बाई करने के लिए 7x रुपीज़ लगेंगे। एक बॉल हम y रुपीज़ में बाई कर रहे हैं, तो 6 बॉल्स को बाई करने में 6y रुपीज़ लगेंगे। और इनका जो टोटल कॉस्ट है वो है 3800। ये इक्वेशन फर्स्ट जनरेट हो गई। कंडीशन सेकंड देखो, कंडीशन सेकंड में कहा है कि 3 बैट्स हैं, तो 3x हो गए टोटल रुपीज़। और फिर कहा है 5 बॉल हैं, तो 5y हो गए इक्वल्स टू 1750। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हमें यहाँ यूज करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके लिए इक्वेशन सेकंड को ही लेकर मैं यहाँ से x का वैल्यू y के टर्म में फाइंड कर लेता हूँ। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड
3x इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1750 माइनस 5y, और यहाँ से 3 को भी राइट हैंड साइड में ले जाएं तो ये डिवाइड कर देगा इसे। अब ये जो x का वैल्यू है इसे पुट कर दो इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ देखो 7 है, 7 को लिख लेंगे, उसके बाद एक ब्रैकेट लगा लेंगे यहाँ पर, और ब्रैकेट में x का ये वाला वैल्यू डाल देना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 7 इंटू 1750 माइनस 7 इंटू 5y, इसका एलसीएम भी साथ साथ ले रहा हूँ मैं 3। अब 3 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी 3 इंटू 6y इक्वल्स टू 3800। अब इस 3 को मल्टीप्लाई यहाँ करा देंगे और 7 को इसमें मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो 700 आएगा, 7 5 से 35, 7 7 जा 49 और 3 हो गए 52, 7 1 जा 7 और 5 हो गए 12, माइनस 7 5 से 35 y हो गए, प्लस 6 3 जा 18 y हो गए, इक्वल्स टू 3800 इंटू 3। ट्वेल्व 250 माइनस, इनको माइनस कीजिए, 15 में से 8 माइनस हुए तो 7, और 2 में से 1 माइनस हुए तो 1, 17। इसकी मल्टीप्लाई कराओ, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और 2 11। 17y को उधर ट्रांसपोजिशन करते हैं, इसका 17y को इधर भेज दिया और इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाओ। इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ 0 बचा, फिर 5 बचा, फिर 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 8 बचा, और भाई यहाँ पर और कुछ नहीं बचा, बस यही है खाली। अब y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 850/17, और 17 से इसे डिवाइड कर सकते हैं 5 टाइम, तो 50 आ जाएगा, y इक्वल्स टू 50। अभी इसे ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। अब ये y का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसको हम इक्वेशन 2 कह सकते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल्स टू होगा 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन 3। x इक्वल्स टू 1750 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 250 अपॉन 3, और यहाँ रह जाएंगे 1500 अपॉन 3, और 3 से डिवाइड करोगे तो 500 आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं हेंस द कॉस्ट ऑफ बैट था ना पहले, एक्स किसको माना था हमने, बॉल को माना था, लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है ना देखा जाए तो नहीं, ये आंसर तो ठीक आ रहे हैं, लेकिन मानना गलत हो गया। हाँ, तो यहाँ पर बदल लेते हैं ऐसे। वैसे तो हम लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन बॉल थोड़ी सस्ती आती है और बैट थोड़ा महंगा आता है, इसलिए हम इनको आपस में बदल देते हैं। पहले बैट्स और बॉल यहाँ पर बदल देते हैं, ऊपर यहाँ बैट लिख देते हैं और यहाँ बॉल लिख देते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ अ बॉल
या बैट ₹500 एंड अ बॉल ₹50। ठीक है, 500 का बैट हो गया, 50 की बॉल हो गई। ओके। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यानी इसके कहने का मतलब है, एक टैक्सी चल रही है किसी शहर में और टैक्सी में बैठने का एक फ़िक्स चार्ज है। यानी अगर आप बैठकर सीट पर उठ जाओगे तो आपको फ़िक्स चार्ज एक देना पड़ेगा। और फिर इसके बाद फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 155। What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for the traveling a distance of 25 किलोमीटर? समझो, देखो, टैक्सी का एक तो फिक्स चार्ज है और एक चार्ज है पर किलोमीटर का। एक तो बैठने पर आपको देना ही देना पड़ेगा, फिर दूसरा चार्ज लगेगा जितना किलोमीटर आप आगे जाओगे उतने किलोमीटर का पर किलोमीटर के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है जो आपको फर्स्ट कंडीशन में तय करने को कह रहा है और उसके लिए आपको 105 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप 15 किलोमीटर अगर जाओगे तो 15 किलोमीटर के लिए आपको चार्ज देना पड़ रहा है 155। तो कह रहा है, बताओ फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द फिक्स चार्ज ₹X एंड द चार्ज पर किलोमीटर ₹Y। लेट द फिक्स चार्ज be ₹X and the charge per kilometer be Y rupees. Then according to situation फर्स्ट सिचुएशन में देखो, आपको चार्ज देना पड़ा 105 रुपीज़। अब ये किस किस तरह से देना पड़ा, एक तो इसमें फ़िक्स चार्ज है X रुपीज़ का और फिर इसमें पर किलोमीटर का चार्ज भी है और आप 10 किलोमीटर गए हैं तो 10Y रुपीज़ हो जाएगा। 10Y रुपीज़ प्लस फिक्स चार्ज इक्वल्स टू 105। दिस इज़ इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सेकंड सिचुएशन में आप 15 किलोमीटर जा रहे हैं तो फिक्स चार्ज तो देना ही देना पड़ेगा X रुपीज़, 15 किलोमीटर के 15Y रुपीज़ और टोटल आपको चार्ज देना पड़ रहा है 155। दिस इज़ इक्वेशन सेकंड। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे और XY की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाएगा 105 माइनस 10y और इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में। तो यहाँ x को हटा दो और वहाँ रख दो 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। देखो भाई, इन दोनों को ऐड करो या कहीं सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ हमारे पास 5y बच जाएंगे। ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होकर 5y और यहाँ से हम इसको ट्रांसपोजिशन करके दूसरी साइड ले जाएं तो 155 माइनस 105 और 5y इक्वल्स टू रह जाएंगे 50 और y का वैल्यू आएगा 50/5 इक्वल्स टू 10।
अब ये y का वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ पे कर देते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। x इक्वल्स टू होगा 105 माइनस 10 इंटू 10। x इक्वल्स टू होगा 105 माइनस 100, x इक्वल्स टू होगा 5। तो अब हम कह सकते हैं हैंस द फिक्स्ड चार्ज is ₹5 and the charge per kilometer is ₹10। ठीक है। अब इसने आगे एक और सिचुएशन दी। इसने कहा कि एक कोई भी पीपल है या पर्सन है, उसे 25 किलोमीटर जाना है। तो 25 किलोमीटर के लिए उसे कितना कॉस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे चार्ज, नाउ चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इक्वल्स टू, देखो x तो फिक्स चार्ज लगेगा और 25 किलोमीटर जाने के लिए 25 रुपीज़ लगेंगे। हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है, हम इसमें डाल देते हैं। 5 तो फिक्स चार्ज है, 25 इंटू वाई की वैल्यू 10 थी, तो यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 250 और ऐड करके आ जाएगा 255। ठीक है, तो इतने रुपीज़ लगेंगे 25 किलोमीटर जाने के लिए। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। अभी इसी से पढ़ लेंगे। इसमें हमसे बोला है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि फ्रैक्शन किस टाइप का होता है। फ्रैक्शन होता है P/Q के टाइप का, वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। तो यहाँ हमें फ्रैक्शन लेना है तो हमें x/y टाइप का लेना पड़ेगा। लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी x/y। नाउ बाय सिचुएशन फर्स्ट या कंडीशन फर्स्ट, फर्स्ट कंडीशन में कहा गया कि अगर हम इस वाली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दें तो ये फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है। अब न्यूमरेटर तो x है भाई, इसमें हमें 2 ऐड करना है तो x + 2 लिख देंगे। डिनोमिनेटर y है, इसमें हमें 2 ऐड करना है तो y + 2 लिख देंगे। और ये फ्रैक्शन 9/11 के इक्वल हो जाएगी। अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा कर एक इक्वेशन बना लेंगे x और y में, और इसको हम लिख सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई करा दो दोनों में, 11x + 22 इक्वल्स टू, यहाँ मल्टीप्लाई करा दो 9y + 18। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये वैल्यू इधर लाते हैं और 11x = 9y + 18 + -22 11x = 9y और यहाँ -4 रह जाएंगे, और इस 11 को भी ले आओ इधर।
9y माइनस 4 अपॉन 11। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कह दो। कंडीशन सेकंड देखो, सेकंड कंडीशन में कहा गया है कि अगर हम नुमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें तो ये 5/6 बन जाएगी। तो नुमरेटर तो x है हमारे पास, इसमें 3 ऐड कर देते हैं। डिनोमिनेटर y है, इसमें भी 3 ऐड कर देते हैं। तो ये फ्रैक्शन बन जाएगी 5/6 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसकी इन दोनों में कराएंगे 6x प्लस 18, इन दोनों की यहाँ कराएंगे 5y प्लस 15 और कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाओ और वेरिएबल को इधर लाओ। 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 18। x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ y। ऑफ x 6 इंटू 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल्स टू, यहाँ कितने बचेंगे -3 बचेंगे। साइड में सोल्व करते हैं। देखो दो काम एक साथ करेंगे यहाँ पर। एक तो 11 को ले लिया मैंने LCM, 6 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, 6 9 से 54 माइनस 24 माइनस 11 की मल्टीप्लाई यहाँ करानी पड़ेगी 55y इक्वल्स टू -3। यहाँ -y रह जाएंगे, -y इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर तो यहाँ -33 हो जाएंगे। और ये 24 जो नेगेटिव है इसको राइट हैंड साइड में लाकर पॉजिटिव बना दिया। -y इक्वल्स टू हो जाएगा -9 और y इक्वल्स टू होगा 9। ये y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो ये है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और ये y का वैल्यू पुट कर देते हैं। 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11 x इक्वल्स टू, यहाँ कितने हो जाएंगे 81 माइनस 4 अपॉन 11। x का वैल्यू आ जाएगा 77 अपॉन 11 और यहाँ से 7 आ जाएगा। x का वैल्यू आ गया 7। तो हम लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल्स टू, x अपॉन y था देखो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, x का वैल्यू 7 आया और y का 9, तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ठीक है, आ गया समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज से रिलेटेड क्वेश्चन, और एज वाले क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आपको एक तो बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है और साथ ही साथ अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो कोई भी तो उसमें ये नॉर्मल क्वेश्चन है, एज वाला क्वेश्चन ये पूछा ही पूछा जाएगा। तो इसको ध्यान से समझना है। देखो क्या कहा है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What is their present ages? फिर से पढ़ते हैं और समझते हैं इसको। देखो यहाँ का 5 years hence यानी अब से 5 साल के बाद। एज ऑफ जैकब विल बी 3 times, जैकब की एज 3 times हो जाएगी अपने सन की एज से। फाइंड 5 years ago यानी अब से 5 साल पहले। एगो जहाँ आएगा वहाँ पहले की बात होगी, हैंस जहाँ आएगा वहाँ बाद की बात होगी।
तो 5 ईयर एगो जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकब्स अपने सन की एज से 7 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। दोनों की प्रेजेंट एज पूछी है, तो हम दोनों की जो प्रेजेंट एज है वो x और y को मान लेते हैं। 6 पार्ट है इसका। लेट द एज ऑफ जैकब एंड his son are respectively x and y. Then 5 year hence, 5 year hence कंडीशन को एज इट इज लिख देते हैं, और कंडीशन ये कहती है जैकब्स एज इक्वल्स टू 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई 3 टाइम्स सन्स एज। देखो अब ध्यान से देखो, प्रेजेंट में जो जैकब की एज है वो x है, तो अब से 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, कैसे पता लगाओगे? मान लो आप अभी 15 ईयर के हो और मैं आपसे कहूँ आप 5 साल के बाद कितनी ईयर के होंगे, तो आप क्या कहोगे? 20 कहोगे। तो आपने कैसे पता लगाया? आपने अपनी एज में 5 को ऐड कर दिया। तो ऐसे ही जब हम बाद वाली एज निकालते हैं तो हम ऐड करते हैं, और जब हम पहले वाली यानी एगो वाली एज निकालते हैं तो हम सबट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ हमें अभी पता है कि जैकब की एज x ईयर है, और हमसे पूछ रहा है कि 5 साल बाद तो उसकी एज जो है वो x + 5 हो जाएगी, इक्वल्स टू 3 इंटू अभी उसका जो सन है उसकी एज y है, लेकिन 5 ईयर हैंस उसकी एज हो जाएगी y + 5। थोड़ा सा और इसे सोल्व कर लेते हैं, इक्वेशन को सिंपल बना लेते हैं। 3 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ करा दें तो 3y + 15 हो जाएगा, और 5 को राइट हैंड साइड में लाएं तो x इक्वल्स टू होगा 3y + 15 - 5, और x इक्वल्स टू हो जाएगा 3y + 10। ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। ठीक है, अब हम लिखते हैं इसकी सेकंड सिचुएशन को, और सेकंड सिचुएशन में हमें कहा है कि 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो कंडीशन को एज इट इज लिख देते हैं। जैकब्स एज इक्वल्स टू 7 टाइम्स सन्स एज। अब भाई जैकब की एज अभी तो x ईयर है, लेकिन अब से 5 साल पहले के लिए हम सबट्रैक्ट कर देंगे इसमें से 5। 7 इंटू अभी उसका जो सन है उसकी एज y है, लेकिन अब से 5 साल पहले के लिए y - 5 कर देंगे, और x - 5 इक्वल्स टू 7y - 35। वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं, वेरिएबल वाले जो टर्म है यहाँ -7y, और इसको राइट हैंड साइड में ले जाएं तो -35 + 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर x - 7y इक्वल्स टू -30 होंगे, इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए। अब इक्वेशन 1 से x का वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट put the value of x in इक्वेशन सेकंड। चलो पुट करते हैं, x को हटा दो और उसकी जगह पर रख दो 3y + 10, तो 3y + 10 - 7y इक्वल्स टू -30। यहाँ कितने बच जाएंगे हमारे पास?
-4y और इसको उधर ले जाओ, -30 -10 हो जाएगा, तो -4y इक्वल्स टू -40 और y का वैल्यू आ जाएगा 10 आ जाएगा y का वैल्यू। अब इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, y इक्वल्स टू 10, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। x इक्वल्स टू 3 इंटू 10 प्लस 10, x इक्वल्स टू 30 प्लस 10, 40 x इक्वल्स टू 40। तो हमें पता लगा कि जैकब जो है 40 ईयर का है और उसका सन अभी 10 ईयर का है। तो हम लिख देंगे हैंस द प्रेजेंट एज of Jacob is 40 year and age of his son is 10 year। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर, और इस तरह से हो जाती है एक्सरसाइज फिनिश।